Greetings, everyone. In my previous video, we had started the chapter The Interview, and the interview we have already completed the first part. First part is हम already complete कर चुके हैं. This chapter has been written by Christopher Sylvester, और in this chapter has been divided into two parts. दो parts में इसको divide किया गया. In the first part, it has been mentioned to you what are the different opinion of the celebrities about the interview. Some of them are thinking that it's the best way of communication through which we can get to know about the truth, but some of them are saying it's a kind of thumbprint on their windpipe, and some of them also said that it's a kind of crime. तो ये हमने first part में पढ़ा था. In the second part we will learn अबाउट एन इंटरव्यू. जो सेकेंड पार्ट है उसमें इंटरव्यू दिया हुआ है यूबर्टो इको का, जो कि एक स्कॉलर रहे हैं इटली के बोल्गानिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो. और द इंटरव्यू हैज़ बीन टेकन बाय मुकुंद पद्मभान, जो कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर उसके एडिटर है, उसके रिपोर्ट राइटर हैं. तो उन्होंने जो है वो उनका इंटरव्यू लिया है, वो उसी का एक एक्सट्रैक्ट जो है आपको सेकेंड पार्ट में दे रखा है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इसको स्टार्ट करते हैं. राइट. आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज. उबर्तो इको. जो उबर्तो इको है वो कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हैं वो, और वो क्या करते हैं, वो नॉवेल्स लिखते हैं, संडेज़ को लिखते हैं. The following is an extract from an interview of Uberto Eco. The interviewer is Mukund Padmabhan from The Hindu. जो एक नीचे दिए गए कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है जो नीचे पैराग्राफ दिया गया आपको, वो एक इंटरव्यू है उबर्तो इको का. जो इंटरव्यूअर हैं वो है मुकुंद पद्मभान, जो कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उनसे हैं. उबर्तो इको है प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गानिया. जो उबर्तो इको है वो बोल्गानिया की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं इन इटली, जो कि इटली में है. हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सेमियोटिक्स. सेमियोटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ साइंस. कहते हैं कि मतलब फॉर्मिडेबल मीन्स जो कि कॉजिंग फियर एंड रिस्पेक्ट. ही इज सेइंग कि वो ऑलरेडी एक फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, यानी कि रिस्पेक्टेबल जो रेपुटेशन है एज अ स्कॉलर. स्कॉलर मीन्स अ स्टूडेंट. एज अ स्टूडेंट भी वो अपना एक रेपुटेशन क्रिएट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज़. अपने आइडियाज़ की वजह से. कौन से टॉपिक के ऊपर? सेमियोटिक्स के ऊपर. सेमियोटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइंस. Literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. कहते हैं फिक्शन राइटिंग से पहले एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट. तो एस्थेटिक्स हम कह सकते हैं कि वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो किससे आर्ट से रिलेटेड, दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स. उसको हम क्या बोलेंगे? एस्थेटिक्स. सॉरी. कहते हैं उनका जो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन है मेडिवल एस्थेटिक्स. मेडिवल मीन्स मिडल एज. एस्थेटिक्स के ऊपर उनके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी एक अच्छी खासी रेपुटेशन अर्न कर लिया फिक्शन राइटिंग से पहले. जब से उन्होंने फिक्शन राइटिंग की है उससे पहले ही हैज़ ऑलरेडी गेन अ रेपुटेशन इन द एस्थेटिक्स. Literary fiction, academic text, essays, children's books, newspaper articles. His written output is staggeringly लार्ज एंड वाइड रेंजिंग. अब वो उनके राइटिंग के बारे में बता रहा है. स्टैजरिंगली मीन्स एस्टॉनिशिंगली, दैट इज़ सरप्राइजिंगली. उन्होंने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें लिखी हैं. उन्होंने लिटरेरी मतलब जो राइटिंग्स की है फिक्शन के ऊपर उन्होंने लिखा है. अकेडमिक टेक्स्ट लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं. न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल्स भी लिखते हैं. तो कहते हैं उनका जो रिटन आउटपुट है वो सरप्राइज़ करने वाला वाइड रेंजिंग है. मतलब वर्सेटाइल राइटर हैं, हर एक तरह की जो राइटिंग्स है वो करते हैं. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of Rose. 1980 में उनकी एक नॉवल पब्लिश हुआ था, द नेम ऑफ द रोज़. द नेम ऑफ द रोज़ इज़ द नेम ऑफ द नॉवल. मतलब उस नॉवल की वजह से उनको उतना ही स्टारडम मिला था जितना कि उनको अपने इंटेलेक्चुअल जो उनकी स्टडीज़ ऐसे से रिलेटेड जो उनको रेपुटेशन मिली थी मार्केट में, उसी के बराबर जो उनको स्टारडम था वो अपने नॉवल से मिला था. विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़. ये नॉवल था इतना हिट हुआ था कि इसकी 10 मिलियन जो कॉपीज़ थी वो मार्केट में सेल हो गई थी. तो लेट्स रीड द इंटरव्यू. जो इंटरव्यू हम उसको रीड करते हैं.
Mukund. The English novelist and academic David Lodge once remarked, I cannot understand how one man can do all the things he does. He means ego. अब जो मुकुंद पद्मनाभन है वो थोड़ा सा मतलब उनकी तारीफ़ करते हुए उनसे इंटरव्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ़ करते हुए वो ये कहते हैं कि मतलब एक जो इंग्लिश नॉवलिस्ट है अकेडमिक डेविड लॉज इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, कहते हैं उन्होंने एक बार रिमार्क किया था, उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब एक जो इंसान है वो इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेता है, तो वो उसकी तारीफ़ ही कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब आप इतने वर्सेटाइल राइटर हैं, मीन्स हाउ कैन यू डू डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग्स। तो उबरतो इको जो है वो उसका आंसर करते हैं, कहते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। कहता है कि हो सकता है कि ऐसा इंप्रेशन जाता हो लोगों के पास कि मैं काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करता हूँ, लेकिन अंत में मैं कन्विंस कर होता हूँ कि मतलब मैं एक ही चीज़ जो है वही करता हूँ और उसी को मैं डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर देता हूँ। मुकुंद विच इज़, वो कहते हैं कि मतलब वो क्या है, तो ऊबर तो कहता है नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ये बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क इन माई नॉवेल्स। कहते हैं मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं जिसको कि मतलब मैं परस्यू करता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ मेरे एकेडमिक वर्क्स में भी, अगर मैं मतलब कुछ अपना स्टडी से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूँ या फिर मैं नावल भी लिख रहा हूँ, तो मैं उसी फ़िलासफ़ी के ऊपर जो अपने नावल्स हैं एकेडमिक्स वर्क है वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। कहता है कि जो मेरी बच्चों के लिए भी जो मैंने बुक्स लिखी हैं वो भी किसके ऊपर बेस्ड होती है, नॉन वायलेंस के ऊपर और पीस शांति के ऊपर। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, कि तुम देख सकते हो मतलब वो सेम ही काइंड का एथिकल मीन्स मॉरल वैल्यूज़ जो होती है, फिलोसफिकल जो इंटरेस्ट है वो उसमें शो होता है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, कहते उसके बाद एक मेरा सीक्रेट है। डिड यू नो वट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या तुम जानते हो कि क्या होगा अगर तुम जो खाली स्पेसेस हैं उसको एलिमिनेट कर दोगे। एलिमिनेट मीन्स हटा दोगे यूनिवर्स के अंदर से। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उसमें से अगर हम वो जो खाली जगह हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो क्या होगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज फिस्ट। तो कहते हैं ये जो पूरा यूनिवर्स है जो इतना बड़ा दिखता है, अगर उसमें से हम खाली स्पेस को हटा देंगे तो वो सिर्फ इतना ही बड़ा रह जाएगा जितनी कि हमारी फिस्ट मीन्स मुट्ठी है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ। कहते हैं इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे जो खाली स्पेसेस हैं वो रहते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस, और मैं उनको क्या बुलाता हूँ, इंटरस्टाइसेस। इंटरस्टाइसेस मीन्स द स्मॉल गैप्स, राइट। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, जैसे कि मतलब अगर तुम मेरी जगह पर आ रहे हो, मेरे मुझसे मिलने आ रहे हो मेरे घर पर। यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। तुम एलिवेटर में हो, मतलब सीढ़ियों पे हो, और तुम ऊपर आ रहे हो, मेरे घर पर आ रहे हो और मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। दिस इज़ एन इंटरस्टाइस। अब वो क्या है, वो एक खाली स्पेस है, यानी कि तुम आ रहे हो, मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं खाली बैठा हूँ उस टाइम पे, तो वो मेरे लिए क्या है, इट्स एन एम्प्टी स्पेस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, तो कहते हैं कि मैं खाली जो स्पेसेस होते हैं उसमें काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। वो लाफ्स, वो हंसते हुए कहते हैं कि मतलब जब तक कि तुम एलिवेटर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रहे थे, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक तुम ऊपर आए हो, तो इतनी देर में मैंने एक आर्टिकल लिख डाला। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम। मुकुंद फिर उनको रिप्लाई कहते हैं, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। कहते कि ऑफ कोर्स मतलब ये हर एक इंसान तो नहीं कर सकता ना कि जो खाली स्पेसेस हैं उसको यूटिलाइज कर सके। Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. कहते हैं कि आपकी जो non-fictional writing है, fictional means that is based on virtual, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, non-fictional जो एग्जिस्ट करती हैं। जो scholarly work है उस मतलब इट प्लेज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी है, उसके अंदर एक मतलब कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर खुद की अपनी, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज़ इनवेरिएबली डिसपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अगर हम
एक एकेडमिक स्टाइल को फॉलो करते हैं तो वो इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज और मतलब ड्राई होता है, वो एक तरीके से बोरिंग होता है अगर हम कुछ स्कॉलरली काम करते हैं। लेकिन जो आपका स्कॉलरली काम है, देयर इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल क्वालिटी इन दैट। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू? कहते हैं कि जो भी आपका स्कॉलरली वर्क होता है, मतलब आपने कॉन्शियसली इस चीज़ को अडॉप्ट किया है कि मतलब उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, या फिर मतलब कुछ ऐसा है जो आपके अंदर नेचुरली आ गया, अपने आप ही आ गया है। उबरतो ईगो। व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिजर्टेशन होता है मतलब जो हम जैसे एमफिल करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं तो हमें कुछ थीसिस सबमिट करानी होती है, राइट। तो वो एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिजर्टेशन, राइट। तो वो ये कहता है कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिजर्टेशन इन इटली, जब मैंने अपनी फर्स्ट जो थीसिस थी इटली में उसको सबमिट कराया था, वन ऑफ द प्रोफेसर सैड स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। तो कहते हैं कि जो मेरे एक प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा था कि जो स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं किसी एक सब्जेक्ट से जब वो मतलब क्या कहते हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस होते हैं मतलब सपोज कर लेना किसी चीज़ को, मतलब डाटा जो है वो मान लेना कि मतलब मान लो x इक्वल्स टू वाई है। तो कहते हैं कि वो काफ़ी कुछ सीखते हैं जब वो जो फॉल्स हाइपोथेसिस है उसको लेते हैं, देन दे करेक्ट देम, उसके बाद उसको करेक्ट करते हैं, एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और अंत में वो किसके ऊपर पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक स्टूडेंट है वो काफ़ी सीखता है। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। कहते हैं लेकिन तुमने इसके अपोजिट, कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट, कहते हैं कि इसके अपोजिट तुमने जो अपनी जो रिसर्च है उसमें क्या बताया, अपनी जो पूरी रिसर्च की स्टोरी है तुमने वही बता डाली है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। मतलब हाइपोथेसिस के अलावा तुमने ये उसमें बताया है कि किस तरीके से तुमने उस रिसर्च को कंडक्ट किया है, और तुम्हारे जो ट्रायल्स एंड एरर्स थे, मतलब जिस तरीके से तुमने उसकी कोशिश की थी और तुम्हारी जो गलतियाँ थी वो भी तुमने इसमें मैंशन की हैं। At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book. कहते हैं और आखिर में उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, ये पहचाना कि वो एक परफेक्ट तरीका है मतलब किसी भी रिसर्च को करने का, इसीलिए उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि वो जो मेरी डिसर्टेशन है उसको एज ए बुक वो पब्लिश कराएंगे, विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट। जिसका मतलब ये है कि उसने जो मेरी थीसिस थी उसको अप्रिशिएट किया काफ़ी। At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. कहते हैं उस टाइम मैं 22 ईयर्स का था और मुझे समझ में आ गया था कि जो स्कॉलरली बुक्स हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बुक हैं, उसको इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए जैसे कि मैंने लिखा था, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, की मतलब जो रिसर्च है उसकी पूरी स्टोरी बताकर, ताकि बच्चों को समझ में आए, राइट। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। कहते हैं यही एक रीज़न है कि जितने भी मेरे एसेज होते हैं उसमें एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, उसमें एक स्टोरी टाइप ऑफ थिंग होती है जिसमें कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने उसको किया है। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। कहते हैं शायद यही रीज़न होगा, शायद प्रोबेबली मीन्स मे बी कि जो मैंने अपने नैरेटिव्स, जो नॉवेल्स हैं, उनको इतना लेट लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं स्कॉलर्सली वर्क में बिज़ी था, और मैंने उसको किस एज में स्टार्ट किया, 50 की एज में, मोर और लेस, मतलब ऑन एंड एवरेज, मतलब मैं 50 ईयर्स का था जब मैंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया। I remember that my friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. कहता है कि मुझे याद है मेरा एक जो डियर फ्रेंड होता था रोलैंड बार्ट्स, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था कि वो एक एसेइस्ट है, मतलब वो एक ऐसे लिखता है, वो नॉवेल्स नहीं लिखता है, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहता था, मतलब इस बात से उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, बहुत गुस्सा होता था। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do. कहते हैं वो कुछ क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहता था, कुछ नॉवेल्स लिखना चाहता था एक या दूसरे दिन, लेकिन वो लिख पाता उससे पहले ही वो मर गया। सो आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कहते हैं इसलिए मेरे को इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो कभी फील नहीं हुई। आई स्टार्टेड नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। कहते हैं जो मैंने नॉवेल्स थे वो बाय एक्सीडेंट लिखने स्टार्ट किए। आई हैड नथिंग टू डू one day and so I started novels, probably satisfied my taste for narration. कहते हैं कि एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था और इसीलिए मैंने जो एक नावल था उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो जो मेरा नरेशन है, जो मेरे
एक्सप्लेनेटरी लिखने की जो आदत है उस टेस्ट को वो सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है। मुकुंद देन आस्किंग, जो मुकुंद है फिर उससे क्वेश्चन पूछना है। Talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. कहते हैं कि अगर हम नॉवेल्स की बात करेंगे तो आप का जो फेमस नॉवल है द नेम ऑफ़ द रोजेज़, उससे आप अचानक से ही मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। उसके पब्लिकेशन के बाद अचानक से ही आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। मतलब अभी तक आप एकेडमिक से रिलेटेड लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने वो जो नॉवल लिखा उससे आप एकदम से बहुत ज़्यादा यू कैन से फेमस हो गए थे। तो कहते हैं कि आपने 5 नॉवेल्स लिखे हैं। मेरी वो जो है वो स्कॉलरली वर्क्स के ऊपर है, नॉन फिक्शनल नॉवेल्स हैं, और 20 से ज़्यादा मतलब जो है आपने वो एसेज लिखे। तो ओवर तो कहते हैं ओवर 40 से ज़्यादा लिखे हैं। ओवर 40 among them a seminal piece of work on semiotics. Seminal means very important piece of work on semiotics. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? तो कहते हैं कि हाँ 40 से ज़्यादा आपने जो मतलब एकेडमिक्स स्कॉलरली वर्क्स है उसको लिखा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीस ऑफ वर्क रहा है आपका वो सिम्योटिक्स के ऊपर है। सिम्योटिक मीन्स स्टडी ऑफ साइंस। कहते हैं लेकिन अगर लोगों से हम ये पूछते हैं कि उबर्तो इको के बारे में, तो वो हमेशा यही जवाब देते हैं कि वो हमेशा यही कहते हैं ही इज़ अ नॉवलिस्ट, वो एक नॉवलिस्ट है। डज़ दैट बॉदर यू? क्या वो आपको परेशान करता है जब लोग आपको ये बोलते हैं कि आप एक नॉवलिस्ट हैं? Umberto Eco: Yes, because I consider myself a university professor who write novels on Sunday. कहता हाँ ये मुझे परेशान करता है क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ जो कि नॉवल सिर्फ कब लिखता है? संडेज़ को लिखता है। मीन्स रेस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ इंक्लूडिंग इन हिज एकेडमिक वर्क्स। इट्स नॉट अ जोक, कहते ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। कहते मैं जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज है ना उनको अटेंड करता हूँ, उनसे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करता हूँ, ना कि पेन क्लब्स। पेन क्लब्स मतलब जो राइटर्स के क्लब्स होते हैं। कहते पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करता मैं, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ। ठीक है। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी से ही जोड़ कर देखता हूँ। मतलब मैं अपने आप को नॉवलिस्ट की कैटेगरीज में नहीं रखता। बट ओके इफ़ दे हैव रीड ओनली द नॉवेल्स मोस्ट पीपल। कहते हैं कि ठीक है अगर ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ नॉवेल्स ही पढ़ते हैं। लाफ्स एंड श्रग, वो हंसते हैं और मतलब श्रग में कंधे उचकाते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि नॉवेल्स लिखने के बाद में ज़्यादा जो रीडर्स हैं उन तक पहुँच पाता हूँ, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता हूँ। आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, मतलब मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स। कहता मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि मुझे 1 मिलियन जो रीडर्स हैं वो सेमियोटिक्स का जो स्टफ़ है उसको रीड करने वाले मिल जाएंगे। यानी कि बहुत कम लोग होते हैं जो एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने में। कहते हैं अगर मैं सिर्फ एकेडमिक्स से रिलेटेड लिखता तो शायद मैं 1 मिलियन लोगों को टच भी नहीं कर पाता, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, मैं उम्मीद भी नहीं करता कि जो लोग हैं वो उस चीज़ को पढ़ेंगे। देन अगेन मुकुंद आज के क्वेश्चन, जो मुकुंद है वो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं ये मुझे ना मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर आता है। द नेम ऑफ द रोज़ इज़ अ वेरी सीरियस नॉवल। कहते हैं ये जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज़ वो काफ़ी सीरियस नॉवल है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यान मीन्स एग्जैजरेटेड जो स्टोरी, बढ़ा चढ़ा के जिस चीज़ को बताया गया हो। कहते हैं कि ये डिटेक्टिव स्टोरी है जिसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया एट वन लेवल, एक लेवल के ऊपर। बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिज़िक्स। लेकिन उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डीलिंग विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो हमारी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होती है। कहते हैं डिटेक्टिव स्टोरी है जो मतलब काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताई गई, लेकिन अचानक से फिर वो मेटाफिज़िक्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद वो थियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। थियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीव्स।
कहते हैं कि इन मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद वो जो मिडल एज की हिस्ट्री होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। येट इट एन्जॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। हालांकि मतलब जो बहुत सारी ऑडियंस है वो इस नावल को एंजॉय करती है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, मतलब क्या तुम इस सारी चीज़ों से पजल नहीं हो गए कि मतलब आपने डिटेक्टिव स्टोरी लिखी, फिर वो मेटाफिज़िक्स में पहुंच गई, उसके बाद वो थियोलॉजी में पहुंच गई, और फिर मतलब वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आपने उसमें भी मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के आप कंफ्यूज नहीं हो गए, पजल नहीं होते? देन ऊपर तो इको, देन ही आंसर नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड। कहते कि नहीं, जर्नलिस्ट जो है वो पजल्ड है। एंड सम टाइम पब्लिशर्स, और कहते हैं कभी कभी जो पब्लिशर्स को छापने वाले होते हैं वो पजल हो जाते हैं। And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. कहते हैं और वो इसलिए पजल हो जाते हैं कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जितने भी पब्लिशर्स हैं उनको ऐसा मानना है, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो लोग हैं उनको ट्रैश मीन्स कूड़ा, उनको मतलब जो ट्रैश है वो ज़्यादा पढ़ना पसंद है, वो डिफ़िकल्ट रीडिंग को पढ़ना पसंद नहीं करते, मतलब जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं उस चीज़ को रीड करना पसंद नहीं करते। कंसिडर there are 6 billion people on this planet। कहते हैं कि मान के चलो अगर इस दुनिया में 6 मिलियन पीपल हैं इस प्लानट के ऊपर। द नेम ऑफ द रोज़ सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज़। कहते हैं कि जो नेम ऑफ द रोजेज़ है इस नावल को कम से कम 10 से 15 मिलियन जो कॉपीज़ हैं उसकी बिक गई हैं। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। इस तरीके से मतलब मैं सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स तक ही पहुँच पाया हूँ। बट इट एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डू नॉट वांट ईजी एक्सपीरियंस। लेकिन कहता है कि मतलब ये वो रीडर्स हैं जिनको कि जो ईजी एक्सपीरियंसेस हैं वो पसंद नहीं आते, मतलब जो आसान वाले जो राइटिंग्स हैं उनको पसंद नहीं आती, उनको टिपिकल राइटिंग्स ही पसंद आती हैं। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और मतलब कम से कम वो हमेशा इस तरह की जो रीडिंग है उसको पक्का पढ़ना पसंद नहीं करते। आई माई सेल्फ एट 9 PM after dinner watch television and want to see either Miami Vice और Emergency Room। कहते हैं कि और मैं खुद भी मतलब 9 बजे के बाद डिनर के बाद मैं जब टीवी देखता हूँ तो मैं हमेशा सीरियस एपिसोड्स नहीं देखता, मियामी वाइस देखता हूँ, इमरजेंसी रूम देखता हूँ। आई इन्जॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल द डे। मैं उसको काफ़ी इन्जॉय करता हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन मतलब सारा दिन नहीं। तो द थिंग ऑफ द मीन्स द कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ इज़ दैट कि जो लोग हैं वो हमेशा एक ही तरह की चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं करते। जो पब्लिशर जर्नलिस्ट उनको लगता है कि वो ट्रैश पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सम ऑफ द रीडर्स दे लाइक टू हैव द डिफ़िकल्ट रीडिंग एज वेल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही वो डिफ़िकल्ट रीडिंग पढ़ेंगे। फिर वो अपना एग्जाम्पल देता है कि अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूँ तो रात को मतलब मेरे को भी 9 बजे के बाद मतलब जो कॉमेडी सीरियल्स होते हैं वो देखना अच्छा लगता है, मैं उनको काफ़ी इन्जॉय करता हूँ, लेकिन मैं उनको सारा दिन नहीं देखता। ऐसा नहीं कि मतलब मैं सारा दिन उन्हीं को देखता रहता हूँ। आई जस्ट वॉच देम फॉर अ चेंज, एक चेंज की तरफ मैं उनको देखता हूँ। मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that। कहते हैं ये जो ह्यूज सक्सेस है इस नावल की, मतलब क्या उसका कुछ लेना देना इस फैक्ट के साथ कि वो मेडिवल जो हिस्ट्री है उस टाइम के साथ वो कनेक्ट करता है? मतलब इसमें तुम्हें क्या लगता है कि मतलब इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द मेडिवल हिस्ट्री एंड द सक्सेस ऑफ द नावल? तो उबरतो इको कहते हैं दैट्स पॉसिबल, कहता हो सकता है पॉसिबल हो, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरी स्टोरी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज़ लाइक ए चाइनीज़ वाइज मैन, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं वो एक चाइनीज़ जो बुद्धिमान आदमी है उसकी तरह सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड while she loved my book, she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody had seen a cathedral or studies Latin। कहते कि मेरी जो एक अमेरिकन पब्लिशर थी जिसको कि मेरी बुक जो है बहुत पसंद आई थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मतलब हम 3,000 से ज़्यादा जो कॉपीज़ हैं इस नावल की सेल कर पाएंगे, क्योंकि मतलब वहाँ पर उस कंट्री में कोई भी जो कैथेड्रल है, चर्चेज़ है, उसके बारे में नहीं जानता, उन्होंने किसी ने भी लैटिन को पढ़ा नहीं है। तो मतलब तो उसको ये लगा था कि हम लोग सिर्फ 3,000 कॉपीज़ तक इसकी सेल कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज़। तो कहते हैं इसलिए मैंने उसको एडवांस दिया था कि वो 3,000 कॉपीज़ ही जो है वो पब्लिश कर दे। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US। कहते हैं लेकिन आखिर में
मतलब वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3000, लेकिन जो हमारी बुक जो थी वो सोल्ड हुई, इसकी कितनी कॉपी सोल्ड हुई, 2 से लेकर 3 मिलियन तक यूएस में। A lot of book have been written about the medieval past far before mine। कहते हैं कि बहुत सारी बुक्स जो है वो मेडिवल पीरियड, मेडिवल जो मिडल एज की हिस्ट्री है उसके बारे में लिखी गई है। मेरे से पहले भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक्स इज़ अ मिस्ट्री। कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरी बुक की सक्सेस है वो एक तरह का रहस्य है, इज़ अ काइंड ऑफ मिस्ट्री फॉर मी। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट। कहते कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकता। प्रिडिक्ट मीन्स किसी चीज़ के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर देना। कहते कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ रोजेस 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुड हैव बीन द सेम। कहते कि अगर मैंने ये जो नावल है वो 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल बाद में भी लिखा होता तो इसका सेम ही इम्पैक्ट आने वाला था, तो सेम ही चीज़ें होने वाली थी। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री। कहता है कि वो उसी टाइम पे क्यों लिखा गया, एक तरह की मिस्ट्री है, एक तरह का रहस्य है। यानी कि उसके जो सक्सेस है उसकी बुक का, इट्स बिकम अ मिस्ट्री फॉर हिम एज वेल। वो उसके लिए भी खुद के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है कि वो क्यों इतनी हिट हो गई। दे वर एक्सपेक्टिंग ओनली 3000 क्योंकि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रीडिंग थी, तो 3000 कॉपीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था लोगों को कि वो ट्रैश पढ़ना ही पसंद करते हैं। बट स्टिल सडनली means that 10 million copies has been sold, तो it's a surprise for everyone। So here your chapter ends। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप यू लाइक द चैप्टर इंटरव्यू। आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स वी कैन डिस्कस। अगर कोई भी क्वेश्चंस है यू कैन सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो।